नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मालदीव्स में हुए आम चुनाव, एंटी इंडिया पार्टी को मिली जीत। हिंद महासागर में भारत का रणनीतिक पड़ोसी है मालदीव्स। यूरोप को लेकर नई रिपोर्ट जारी, सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है यूरोप। गर्म तापमान बढ़ा रहा है कई तरह की चुनौतियां। और भारतीयों के लिए नए शू साइजिंग सिस्टम की तैयारी, BIS को सौंपा गया प्रस्ताव। इल फिटिंग फुटवियर की समस्या होगी खत्म। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में आप पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। भारत में लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। इधर हिंद महासागर में भारत के पड़ोसी देश मालदीव्स में भी संसदीय चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की पार्टी ने 2/3 सीट्स पर जीत दर्ज की है। हिंद महासागर में स्थित इस आइलैंड नेशन के चुनाव भारत और चीन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों के परिणाम भारत के लिए तो थोड़ी चिंता की बात भी है। दरअसल मालदीव्स के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू हैं। उन्हें प्रो चाइना माना जाता है। प्रो चाइना से मतलब है कि ये चीन के समर्थक हैं। इनकी नीतियों पर चीन का प्रभाव होता है। सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि मालदीव्स में भारत और चीन दोनों ही अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं, तो मालदीव्स की सरकार चीन को प्रायोरिटी देगी। अब ऐसा भी नहीं है कि मालदीव्स में हमेशा प्रो चाइना गवर्नमेंट ही रहती है। मोहम्मद मोइज्जू तो पिछले साल ही राष्ट्रपति बने हैं। उनसे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह को प्रो इंडिया माना जाता रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब पिछले साल ही राष्ट्रपति बने हैं तो अब फिर से चुनाव क्यों हो रहे हैं। तो देखिए, मालदीव्स में राष्ट्रपति के लिए भी चुनाव होते हैं, जो कि पिछले साल हुए थे। हालिया चुनाव मालदीव की एक सदनीय संसद के लिए हुए हैं, जिसे मजलिस कहा जाता है। अभी तक मजलिस में इब्राहिम सोलिह की पार्टी का दबदबा था, तो मोहम्मद मोइज्जू राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। उनके कई डिसीजंस को संसद में बैठी इब्राहिम सोलिह की पार्टी ब्लॉक कर देती थी, लेकिन अब उनकी पार्टी ने मजलिस में ज्यादा सीट्स हासिल कर ली हैं, तो मोहम्मद मोइज्जू चीन के फेवर में ज्यादा डिसीजंस ले पाएंगे। आप जानते हैं कि मालदीव्स एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। बावजूद इसके एशिया के 2 बड़े देश भारत और चीन की विदेशी नीति में खासी इंपॉर्टेंस रखता है। वजह है इसकी लोकेशंस। मैप में आप देख पा रहे होंगे कि मालदीव्स की सीरीज में हिंद महासागर में फैला हुआ है। ये देश भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है, इसलिए जो भी देश हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त चाहते हैं उनके लिए मालदीव्स जरूरी है। भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रिलीजन और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मालदीव्स को काफी अहम जगह मिली हुई है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सबसे बड़े लाभार्थियों में मालदीव्स एक है। दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मालदीव्स ने साल 2013 में ज्वाइन कर लिया था। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इंसानी समझ से ज्यादा भयानक है। दुबई की हालिया बाढ़ हो या बेंगलुरु का जल संकट, सारी घटनाएं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई हैं। ऐसी ही एक खबर यूरोप के मामले में आ रही है। हाल ही में द यूरोपियन स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को यूरोपियन यूनियन की क्लाइमेट एजेंसी कोपरनिकस और WMO यानी वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। इसका तापमान वैश्विक औसत से दुगनी तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट की माने तो यूरोप का तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 2.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, जबकि वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में 1.3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। इसके अलावा यूरोप में औसत समुद्री सतह का तापमान भी 2023 में रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है। इस बढ़ते तापमान ने यूरोप में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को बढ़ावा दिया। यूरोप में हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं बढ़ गई हैं। इन घटनाओं का सबसे खतरनाक प्रभाव यह है कि इनसे यूरोप में डायरेक्टली 150 लोगों की मौत भी हुई है। साथ ही अकेले 2023 में यूरोप ने 13.4 बिलियन यूरोज का जलवायु संबंधी आर्थिक घाटा झेला है। बढ़े हुए तापमान ने यूरोप में ग्लेशियर्स के पिघलने में भी बड़ी भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के हिसाब से बीते 2 सालों में आल्पस माउंटेन ने 10% आइस खो दी हैं। ऐसा नहीं है कि यूरोप में बढ़ता तापमान कोई नई खबर है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही विकास के नाम पर यूरोप में जीवाश्म ईंधनों का खूब प्रयोग किया गया है, जिससे ये क्षेत्र दुनिया में ग्रीन हाउस गैस एमिशन में भी
टॉप कंट्रीब्यूटर है। लंबे समय से कई जलवायु रिपोर्ट्स में यूरोप को इन खतरों के लिए आगाह भी किया गया है। इसके लिए यूरोप में तमाम प्रयास किए गए। मसलन यूरोप में 43% इलेक्ट्रिसिटी नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से उत्पादित करता है। यूरोप में कार्बन एमिशन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार क्षेत्र रोड ट्रांसपोर्टेशन है। यूरोपियन यूनियन ने साल 2050 तक यूरोप को दुनिया का पहला क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि यूरोप दुनिया में 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। एरिया के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी यूरोप में ही स्थित हैं। आपने एक बेहद मशहूर कहावत सुनी होगी कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये कहावत हमारे पड़ोसी पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। दरअसल बीते कुछ महीने से भारत और पाकिस्तान के बीच बासमती चावल को लेकर एक नई जंग छिड़ी हुई है। मामला है जीआई टैग की मान्यता का। दरअसल भारत ने 20 जुलाई 2018 में अपने बासमती चावल को जीआई टैग की मान्यता देने के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया था। जीआई टैग मिलने का मतलब होगा कि चावल के इस किस्म पर पूरा अधिकार सिर्फ भारत का होगा। इस खबर से पाकिस्तान में हलचल मच गई। पाकिस्तान ने भारत के दावे को यह तर्क देते हुए खारिज कर दिया कि उसके किसान भी बासमती चावल उगाते हैं। फिर क्या था, 24 अगस्त 2023 को इसने भी बासमती चावल के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन कर दिया। लेकिन अब भारत ने भी पाकिस्तान के प्रयासों को चुनौती देने के लिए कमर कस ली है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय यूरोपीय आयोग में पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से रणनीति बना रहा है। इसके लिए एक व्यापक रिपोर्ट को हितधारकों के साथ सलाह मशवरा कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगर पाकिस्तान यूरोपीय संघ जीआई टैग का दावा हार जाता है तो ये उसके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के दावे में कई खामियां हैं। इनमें पहला है कि शुरुआत में पाकिस्तान ने 14 जिलों को बासमती चावल उत्पादक जिलों के रूप में पहचाना था, लेकिन बिना कोई वैज्ञानिक आधार दिए अचानक इस संख्या को बढ़ाकर 48 कर दिया। दूसरा, मानक बौद्धिक संपदा अधिकार पंजीकरण प्रक्रिया के मुताबिक कोई भी पक्ष 3 महीने के भीतर पंजीकरण के खिलाफ आवेदन दर्ज करा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इसके लिए आवेदन 4 सालों बाद किया है। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती चावल निर्यातक देश है। इसके प्रमुख निर्यातक बाजारों में सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। बासमती चावल भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 81 जिलों में उगाया जाता है। बासमती चावल की 34 किस्मों को बीज अधिनियम 1966 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है। आपने ऑनलाइन फुटवियर खरीदते वक्त एक चीज नोटिस की होगी, साइजिंग के सेक्शन में यूके और यूएसए के साइज सिस्टम से हमें अपने पैर के आकार का आइडिया लगाना पड़ता है। अब आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि भारतीयों का अपना शू साइजिंग सिस्टम क्यों नहीं है। अगर ऐसे सवालों से आप दो चार हुए हैं तो अब आपकी समस्या खत्म होने वाली है। दरअसल चेन्नई स्थित CSIR-CLRI यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे कराया था। पूरे भारत में कराए गए इस सर्वे का मकसद था फुटवियर्स के लिए एक इंडियन साइजिंग सिस्टम डेवलप करना। इस इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम के लिए BHA नाम का प्रस्ताव आया था। यह सिस्टम वर्तमान में प्रचलित यूके और यूएसए के फुटवियर साइजिंग सिस्टम को रिप्लेस कर देगा। यह सर्वे दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के दौरान भारत की 5 जियोग्राफिकल जोन्स की 79 लोकेशंस पर किया गया था। सर्वे के दौरान 3 डिग्री फुट स्कैनिंग मशीन के औसत भारतीयों के पैर के साइज की संरचना को समझा गया था। भारत में यूके का शू साइजिंग सिस्टम प्रचलित था, जिसे ब्रिटिशर्स ने स्वतंत्रता के पहले लागू किया था, और आप जानते ही हैं इससे बहुत नुकसान होता था। भारतीयों के पैर का आकार यूएसए और यूके के लोगों से अलग है, लेकिन कंपनीज उसी साइज में फुटवियर मैन्युफैक्चर करती हैं। कंपनीज के आंकड़े बताते हैं कि भारत में ऑनलाइन मंगाए गए 50% शूज को कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं। वजह है बेकार फिटिंग। भारत द्वारा डेवलप किए गए इंडियन फुटवियर साइजिंग सिस्टम से न केवल ग्राहकों को फायदा होगा, बल्कि इंडस्ट्रीज भी सटीक शू साइज का यूज कर सकेंगी। इससे उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान में कमी आएगी। CSIR-CLRI ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT को भा का प्रस्ताव भेजा है।
DPIIT ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS को यह प्रस्ताव फॉरवर्ड किया है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड के लिए जिम्मेदार है। उम्मीद की जा रही है कि भ के मानक 2025 से लागू हो जाएंगे। बता दें कि BIS को BIS एक्ट 1986 के तहत गठित किया गया था। इसे 1947 में गठित इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के काम सौंपे गए थे। वर्तमान में BIS एक्ट 2016 के प्रावधानों के तहत काम करता है। इसका मकसद वस्तुओं का मानकीकरण और गुणवत्ता का सर्टिफिकेट देना है। अब आइए वक्त है आज के बुलेटिन में रैबिट न्यूज को देखने का। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को पृथ्वी के महत्व को समझने, पर्यावरण को बचाने और इनके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक रखी गई है। इसे मनाए जाने की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका से की गई थी तथा विश्व स्तर पर इस दिन को मनाने का प्रस्ताव 1990 में रखा गया था, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया था। तब से यह एक वैश्विक मूवमेंट बन गया है जो व्यक्तियों और समुदायों को पृथ्वी की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 50 बैंकों की सूची में 3 भारतीय बैंकों ने जगह बनाई है। 2022 में संख्या 2 थी। यह सूची एशिया प्रशांत क्षेत्र में बैंकों की संपत्ति के हिसाब से बनाई गई है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक शामिल हैं। इस सूची में एक बार फिर से चीनी बैंकों का दबदबा रहा है। इसके अलावा भारत के ऑफिशियल डेटा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% की वृद्धि हुई है, जो बताता है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। हांगकांग सरकार ने 4 भारतीय उत्पादकों पर प्रतिबंध लगाया है। यह उत्पाद भारतीय MDH और एवरेस्ट कंपनी के हैं। यह प्रतिबंध प्री पैक्ड मसाला उत्पादकों पर लगाया गया है। यह निर्णय इन मसालों में एक सीमा से अधिक एथिलीन ऑक्साइड पाए जाने के बाद लिया गया। एथिलीन ऑक्साइड एक कीटनाशक है। यह रंगहीन केमिकल होता है। इसका इस्तेमाल किसान कीटनाशक के रूप में करते हैं तथा मसालों में कीड़े ना पड़ें, इसके लिए एथिलीन ऑक्साइड का यूज किया जाता है। साथ ही यह स्टारलाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। एक सीमा से अधिक मात्रा होने पर यह मनुष्यों में कैंसर का कारण बन सकता है। खासतौर पर ब्लड कैंसर का रिस्क सबसे अधिक होता है। बिटकॉइन की बढ़ती कीमतों से इससे जुड़े लोगों और इंडस्ट्री में काफी उत्साह है तथा इस उत्साह का एक कारण आगामी बिटकॉइन हॉल्विंग इवेंट भी है। बिटकॉइन हॉल्विंग एक पीरियोडिक इवेंट है जो हर 2.1 लाखवें बिटकॉइन ब्लॉक के खनन के बाद आता है। दरअसल बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर एक ब्लॉक को माइन करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं और 2.1 लाख ब्लॉक माइन करने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। इस प्रकार बिटकॉइन हॉल्विंग हर 4 साल में एक बार आता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रुपया या डॉलर की तरह बिटकॉइन की छपाई नहीं होती है, बल्कि इसका निर्माण कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। इस कार्य को खनन कहा जाता है और इस कार्य को करने वालों को माइनर कहा जाता है। अब आइए नजर डालते हैं खेल से जुड़ी कुछ खबरों पर। गुजरात की 6 वर्षीय प्रतिभाशाली स्केटिंग खिलाड़ी तक्षवी बखानी ने लिम्बो स्केटिंग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसकी पुष्टि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने की है। इस खिलाड़ी ने 25 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। लिम्बो स्केटिंग एक स्पोर्ट्स है। इसे रोलर लिम्बो भी कहा जाता है। इसमें खिलाड़ी को पैरों में रोलर स्केट पहनकर लंबी लंबी रॉड के नीचे से होकर गुजरना पड़ता है तथा दोनों पैरों को फैलाकर जमीन से बिना टकराए काफी कम समय में एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। 17 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी डोम्मा राजू मुकेश ने यह इतिहास रच दिया है। वे फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। उन्होंने गैरी कास्परोव का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1984 में 20 वर्ष की आयु में इस टूर्नामेंट को जीता था। फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट चेस से संबंधित टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को जीतने वाले वे दूसरे भारतीय बन गए हैं। उनसे पहले विश्वनाथन आनंद का नाम आता था। इसके साथ ही गुकेश विश्व शतरंज चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारत के सर्वेश कुआरे ने हाई जंप में एक और खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने माउंट सैक रिले 2024 एथलेटिक्स मीट में हाई जंप लगाकर इस खिताब को जीता। इस चैंपियनशिप का आयोजन कैलिफोर्निया के हिमलर लॉज स्टेडियम में किया गया था। अब आइए वक्त हो चला है आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों को जानने का। पहला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 मई, 5 जून या फिर 16 सितंबर? अगला प्रश्न है, यूरोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप आकार में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है।
यूरोप जलवायु परिवर्तन से सबसे कम प्रभावित होने वाला महाद्वीप है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। पहला प्रश्न था, कोडेक्स एलिमेंटेरियस संबंधित हैं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मानक, अंतर्राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है विकल्प ए। हाल ही में तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है विकल्प ए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।